हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज लेक्चर नंबर 6 में, और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गॉसेस लॉ। लास्ट लेक्चर में गॉसेस लॉ चल रहा था, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये था। देखो फटाफट से फिर से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला था इसका E डॉट ए, डॉट हटाएंगे यहां पर आ जाएगा cos थीटा। और गॉस ने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर Q है नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। गॉस लॉ लगाने के लिए कंडीशन है हमारे पास कि सरफेस का क्लोज होना जरूरी है, ओनली फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है। तभी हम लोग गॉस लॉ का अप्लाई कर सकते हैं, वरना तो नॉर्मल फॉर्मूला रहेगा E डॉट ए या E cos थीटा। अब इसके क्वेश्चंस चल रहे थे, उसी के रिलेटेड और क्वेश्चंस देखो। देखो एक फिगर गिवन है हमें क्वेश्चन में, ऐसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ 1 मीटर गिवन है, और सिलेंडर को ओरिजिन से रखा हम लोगों ने 1 मीटर पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और बोला है इसका जो एरिया गिवन है, मैं यहां लिख देता हूं, एरिया इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इक्वल्स टू 50x आई कैप। फाइंड, दो पार्ट है क्वेश्चन के। फर्स्ट, नेट फ्लक्स थ्रू सिलेंडर। सेकंड, चार्ज एनक्लोज बाय सिलेंडर, ठीक है। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, फटाफट से समझना इसको। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 50x आई कैप। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि उसकी वैल्यू x पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में, आगे की तरफ है ऐसे। इस पूरे सिलेंडर से हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, ये तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि फ्लक्स का मतलब होता है कितनी भी लाइंस किसी एरिया से पास हो रही है। तो एक तो सिलेंडर ऐसे रखा है, इधर एक सर्किल, इधर एक सर्किल, तो इस सर्किल में एंटर करेंगे और इस सर्किल से बाहर निकलेंगे। कर्व सरफेस से हमें कोई मतलब नहीं। तो पहले चेक करते हैं लेफ्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। फॉर लेफ्ट फेस फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए, डॉट हटाएंगे कॉस लगेगा, E A cos थीटा। वैल्यूज पुट कर दो सबकी। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो। लेफ्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 50x, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। 50x और x कितना है लेफ्ट फेस के लिए 1, तो यह आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 50। एरिया, सर्किल है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है, ये एरिया तो सिंपल गिवन है हम लोग को 25। एरिया क्वेश्चन में सिंपल गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो आगे की तरफ ही है, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस के आउटवर्ड होता है एरिया वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन है, एंगल कितना हो जाएगा 180। cos 180 की वैल्यू -1, तो ये आंसर आ जाएगा 1250 इंटू 10 की पावर -4।
बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करोगे राइट फेस के लिए, फॉर राइट फेस। फ्लक्स का फॉर्मूला सेम, E डॉट ए यानी ई ए कॉस थीटा, वैल्यूज पुट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू राइट फेस पर, ये राइट फेस हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 50x, और इस फेस के लिए x कितना है, ये पूरा, यानी कि 1 और 1 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 50 इंटू 2। एरिया क्वेश्चन में गिवन है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेंज कर लेंगे मीटर में, 10 की पावर -4। एंगल चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। राइट वाले फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आगे की तरफ। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कितना है, सरफेस के बाहर और सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस का परपेंडिकुलर और सरफेस से बाहर, ये होता है एरिया वेक्टर। ई और ए इन दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 cos 0 1, सॉल्व करोगे इसको, ये आ जाएगा 25 2 50, 50 50 2 5 0 0, 10 टू द पावर -4। राइट फेस से आ चुका फ्लक्स, लेफ्ट फेस से आ चुका, टोटल फ्लक्स चाहिए, दोनों को ऐड कर दो। नेट फ्लक्स इक्वल टू फाई ई लेफ्ट प्लस फाई ई राइट। लेफ्ट वाला चेक करो, -1 to 5, 0 इंटू 10 टू द पावर -4। राइट वाला फ्लक्स 2500 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 को कॉमन लो, अंदर बचेगा -1250 प्लस 2500, इन दोनों को माइनस करोगे, फिर से आ जाएगा माइनस करके 1250 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यह चुका हमारे पास नेट फ्लक्स इस पूरी सरफेस से। हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करना है चार्ज। चार्ज के लिए गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कर चुके हम लोग फाइंड, यहां पर एप्सिलॉन नॉट याद होती है 8.85 10 टू द पावर -12, मल्टीप्लाई करोगे चार्ज आ जाएगा, बस वही आंसर होगा। चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 110675 इंटू 10 टू द पावर -16 कूलम। इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसी के सिमिलर क्वेश्चन है, बट उसका लेवल एक नंबर ऊपर है थोड़ा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं इसका फोटो बना देता हूं पहले, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। बोला गया क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 200 आई कैप फॉर x ग्रेटर देन 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है -200 आई कैप फॉर x लेस देन 0। सिलेंडर की लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस पता है 10 सेंटीमीटर, इधर की डिस्टेंस पता है 10 सेंटीमीटर। पूछा गया क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। व्हाट इज नेट फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। सेकेंड पार्ट, फ्लक्स थ्रू side of cylinder. Third part, net flux through cylinder. Fourth part, net charge inside cylinder.
एक एक करके देखना। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, पर थोड़ा सा उसने पार्ट वाइज दे दिया हम लोगों को। देखो बोला गया सबसे पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है नेट फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। पहले क्वेश्चन को समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एरिया वेक्टर किधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 आई कैप है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी कि हम लोग ओरिजिन के राइट साइड की बात कर रहे हैं। तो ओरिजिन के राइट साइड में चेक किया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 200। ठीक है, तो बना दिया हमने। आगे की तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 200 न्यूटन पर कूलम। अब बात करते हैं x लेस देन 0। x लेस देन 0 यानी इस ओरिजिन के लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में चेक किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अभी भी 200 है। माइनस साइन सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो उसका 200 है। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं होता वेक्टर क्वांटिटी में। इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये भी कितना है, 200 न्यूटन पर कूलम। यानी बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा, राइट साइड से राइट में और लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट में, ऐसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, 200। अब हमें बताना है कि सिलेंडर के दोनों फ्लैट फेस, यानी एक ये सर्कल एक ये सर्कल, दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो पहले फॉर लेफ्ट फ्लैट फेस, लेफ्ट फेस के लिए चेक करो, फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट ए, डॉट हटाएंगे कॉस लगेगा, एंगल लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो इसके लिए एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी किधर है, लेफ्ट साइड में। E और A के बीच का एंगल कितना बना, 0, cos 0 1। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है लेफ्ट साइड में 200। एरिया हम लोग कर सकते हैं फाइंड पाई आर स्क्वायर से। आर क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर, आर माने 5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे 0.05 मीटर का स्क्वायर। इतना क्लियर भाई। तो लेफ्ट फेस से सॉल्व करोगे फ्लक्स आ जाएगी। ऐसे उसने पूछा है कि राइट वाले फेस से बताओ, फॉर राइट फ्लैट फेस फाई ई राइट इक्वल ई डॉट ए, डॉट हटाएंगे कॉस लगेगा, सेम तरीका एकदम। इस सरफेस के लिए देखो एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, दोनों की वैल्यू कितना हो गई, 0। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी एंटर कर रहा है और इधर से भी ऐसे बाहर निकल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आगे ही थी दोनों फेस के लिए। तो इसलिए लेफ्ट वाले फेस में 180 था, राइट वाले में 0 था। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से बाहर जा रहा है, इसमें से भी बाहर जा रहा है, तो दोनों के लिए एंगल सेम हो जाएगा, कितना, 0। cos 0 की वैल्यू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेम 200, और एरिया भी सेम आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मिल जाएंगी। फर्स्ट पार्ट ओवर। इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 1.57। यूनिट लिखते चलना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी सेम आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट यहीं पर देख लो, पूछा गया फ्लक्स कितना होगा सिलेंडर की साइड से, सिलेंडर की इन वाली साइड से फ्लक्स पूछा है, अपने को पता है 0 होगा, क्योंकि इधर से फ्लक्स एंटर करेगा यानी इलेक्ट्रिक लाइंस एंटर करेंगे और इधर से निकल जाएंगे, बीच वाले कर्व सरफेस का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस चीज को थ्योरी में कैसे दिखाएं, फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट हटाओगे कॉस लगेगा, ई ए कॉस थीटा। अब थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर और सरफेस से बाहर यानी ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आगे, या अगर इधर भी बनाओगे एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट में। दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन जाएगा, 90। तो यहां पर क्या पुट करोगे थीटा की जगह 90, cos 90 की वैल्यू 0, हेंस फ्लक्स इक्वल टू 0। यह हमारा फॉर कर्व सरफेस। दूसरा पार्ट क्लियर हुआ, इसको नोट करो। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ।
अब थर्ड और फोर्थ बहुत सिंपल से है। नेट फ्लक्स थ्रो सिलेंडर, पूरे सिलेंडर से टोटल फ्लक्स बताना है। तो लेफ्ट फेस का निकाल चुके, राइट फेस का निकाल चुके, कर्व सरफेस का निकाल चुके, सबको ऐड कर दो, आंसर आ गया। नेट फ्लक्स थ्रो सिलेंडर इक्वल टू फ्लक्स लेफ्ट फेस का प्लस फ्लक्स राइट फेस का प्लस फ्लक्स कर्व सरफेस का। लेफ्ट फेस का फ्लक्स 1.57 आया था, राइट फेस का वो भी सेम आया था, कर्व सरफेस का 0, दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, थर्ड फोर्थ पार्ट, नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज पूछा है। इसके बाद तुम लोग होशियार हो सारे। फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से हमारे पास चार्ज आ जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट याद होती है, नेट फ्लक्स हम लोग कर चुके फाइंड, तो क्यू आ जाएगा यहां से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.78 10⁻⁻11 कूलम। समझ आया क्वेश्चन? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करना, नोट करो। मेन क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड ओवर हो चुके। अब कुछ 1-2 मार्क्स के लिए देख लो। देखो ऐसा पूछा जाएगा, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक हम लोगों को ऐसा स्क्वायर दे रखा है नीचे, और सेंटर पे रखा है यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पर क्यू चार्ज। पूछा जाएगा कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो ई डॉट ए या फिर गॉसेस लॉ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट ए तो नहीं लगा सकते यहाँ पर, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का पता, ना एरिया का पता, ना कॉस थीटा एंगल का पता। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को चार्ज गिवन होगा। पूछा जाएगा कि इस स्क्वायर से फ्लक्स कितना पास होगा, तो जब चार्ज है फ्लक्स निकालना हो गॉस लॉ लगाएंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि गॉस लॉ को अप्लाई किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस में, और क्लोज सरफेस तो थी नहीं यहाँ पे, तो क्लोज सरफेस हम बना सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि गॉस ने बताया था कि सरफेस के साइज से या शेप से फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे समझो इसको। मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस से लाइंस बाहर निकलती हैं, 4 लाइन बाहर निकल रही हैं, हम बोल देंगे इसका फ्लक्स कितना है 4। अब गॉस से निकाला हम लोगों ने 4 आया। इस सरफेस को कंसीडर किया हमने, स्फीयर कंसीडर किया, हमने निकाला कि इस स्फीयर से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो 4 है, यानी कि इस स्फीयर से 4 लाइन पास हो रही है। अब अगर मैं इस स्फीयर की जगह ये स्क्वायर मान लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, अभी भी तो 4 लाइन पास होंगी, ये जाकर आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, इधर ये नीचे आएगी। यहाँ पर तुम ट्राइंगल मान लो, अभी भी कितना लाइन पास हो रही होगी, अभी भी 4 निकल रही होंगी इस ट्राइंगल से। यानी शेप और साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा गॉस ने हमें बताया। ठीक, और ये हम लोग देख भी चुके। तो शेप कोई सी भी मानो, साइज कुछ भी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो क्या किया हमने, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर एज शोन इन फिगर, और ये है a/2 डिस्टेंस ऊपर। तो हमने क्या किया, गॉस लॉ लगाने के लिए अपनी तरफ से एक सरफेस को कंसीडर किया, क्लोज सरफेस, इसको ब्लू से दिखा रहा हूं मैं। एक क्यूब कंसीडर कर लो, यह हमने अपनी तरफ से क्यूब को कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये एकदम सेंटर पे रखा है चार्ज क्यूब, और कितना डिस्टेंस पर था, a/2 डिस्टेंस पे। तो हमने क्यूब बनाया जिसकी लेंथ है a, जिसकी साइड है a। अब क्लोज सरफेस है, गॉस लॉ लगा दो, फॉर होल क्यूब, पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना पास होगा, नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
उस क्यूब के अंदर चेक करो चार्ज कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स आ गया पूरे क्यूब से। हमें पूरे क्यूब से नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसके एक फेस से चाहिए, यानी कि स्क्वायर से चाहिए। स्क्वायर में सॉरी क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस। अगर 6 फेस का फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें सिर्फ एक फेस का चाहिए, एक फेस का फ्लक्स कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 6। फॉर 6 फेस फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फॉर 1 फेस फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर हुई ये वाली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1-2 नंबर का पूछा जाएगा एमसीक्यू में। अब देखो यहां तक तो कहानी बहुत आसान चल रही थी। अब देखना, चार्ज गिवन हो अगर वर्टेक्स पर, जब चार्ज सेंटर पे था तो फ्लक्स देख चुके हैं हम लोग। हो सकता है चार्ज वर्टेक्स पर गिवन हो, यहां पर इसके एक कॉर्नर पर। अगर चार्ज कॉर्नर पे है, मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इस क्यूब से पास होने वाले फ्लक्स में। फिर से सुनो बात को, एक बार चार्ज था हमारे पास सेंटर पे, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है सेंटर पे, तो इस पॉजिटिव चार्ज से जितना भी लाइंस निकलेंगी ऑब्वियस सी बात है वो इस क्यूब से तो पास होंगी होंगी। बट अगर ये चार्ज रखा है कॉर्नर पे या वर्टेक्स पे, तो इसकी जो सारी की सारी लाइंस हैं वो इस क्यूब से पास नहीं होंगी, कुछ तो इधर भी जाएंगी। प्लस का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर निकालना, तो ये सारी तो वेस्ट हो गई ना, जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। टोटल का सिर्फ कुछ ही पार्ट होगा जो इस क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ये कुछ ही लाइंस पास हो रही होंगी इस क्यूब के अंदर। तो अगर चार्ज हमारा सेंटर पे है, मैं लिख देता हूं इसको पॉइंट में, इफ चार्ज इज एट सेंटर ऑफ क्यूब, अगर चार्ज क्यूब के सेंटर पे है, पूछा जा सकता है कि फ्लक्स बताओ पूरे क्यूब से, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब, या फिर पूछा जाएगा फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। तो ये तो निकाल चुके हम लोग, पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से फ्लक्स कितना था, उसका 1/6 कर दो। बट अगर चार्ज गिवन है क्वेश्चन में, इफ चार्ज इज एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, या बोल दो वर्टेक्स ऑफ क्यूब, फिर से सेम चीज पूछी जाएगी, फ्लक्स कितना होगा पूरे क्यूब से, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब और फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब। देखो अगर चार्ज कॉर्नर पे है तो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक फेस की बात करें ये होगा 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, जिसको समझना है वो देखना आगे। ये कैसे आया, देखो चार्ज रखा है क्यूब के कॉर्नर पर, क्यूब के कॉर्नर पे रखा है, तो चेक कर लो कि इस चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है इस क्यूब के अंदर। अगर चार्ज सेंटर पे रखा होता क्यूब के, तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करता, पूरा चार्ज क्यूब के अंदर है तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा था, फ्लक्स कितना हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इस चार्ज को कॉर्नर पे ले आओ तो कंप्लीट चार्ज तो इस क्यूब के अंदर नहीं आ पा रहा, सिर्फ चार्ज का थोड़ा सा हिस्सा आ पा रहा है, ये आता है 1/8। टोटल का सिर्फ 1/8 पार्ट होगा जो इस क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये कैसे आया, उसके लिए थोड़ा सा 3D में इमेजिन करने की कोशिश करना। ये क्यूब है बड़ा सा, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, इस क्यूब के सेंटर पे रखा है चार्ज, अभी हम लोग कॉर्नर पे भी आएंगे। इस क्यूब के सेंटर पे रखा है एक स्फेरिकल चार्ज, मैंने ना उसको कट करना स्टार्ट किया,
इस क्यूब को हमने बीच से कट कर दिया दो पार्ट में। एक क्यूब रखा था, सेंटर पे एक स्फीयर है, इसको बीच से कट कर दिया दो पार्ट में। ऑब्वियस सी बात है, हाफ पार्ट इधर कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ पार्ट उधर कंट्रीब्यूट करेगा। अब कंप्लीट पार्ट तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो हाफ फ्लक्स इस वाले पार्ट से पास होगा, हाफ फ्लक्स इस वाले पार्ट से पास होगा। मैंने इसको फिर से कट किया दो पार्ट्स में, बट इस बार ऐसे हॉरिजॉन्टली। ये कट किया, एक बार ऐसे कट किया, एक बार ऐसे कट किया, तो अंदर जो स्फेरिकल चार्ज रखा होगा वो तो चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये क्यूब है, इसको एक बार आगे से कट किया, हाफ इधर आया, हाफ उधर गया। फिर एक बार ऐसे कट किया, तो हाफ का भी हाफ ऊपर गया, हाफ का हाफ नीचे गया। यानी कि वो जो सेंटर पे स्फीयर रखा होगा वो चार पार्ट्स में कट हो चुका होगा। और ये जो बड़ा सा क्यूब है ये भी चार पार्ट्स में कट हो चुका, ये हो चुका चार पार्ट्स में कट। अब मैंने इसको फिर से कट किया, बट इस बार हमने ऐसे कट किया, इस तरफ से ऐसे कट किया, तो अंदर जो चार पार्ट्स रखे थे वो भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। एक स्फीयर है, उसको एक बार ऐसे कट किया, एक बार ऐसे कट किया, और एक बार ऐसे बीच से कट किया, तो चार पार्ट्स पीछे पहुंच जाएंगे, चार पार्ट्स आगे आ जाएंगे। यानी टोटल इसके हो जाएंगे 8 पार्ट। इसको हमने ऐसे कट किया, इस तरफ से पकड़ा और ऐसे काट दिया। ये हो गया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से चमकने लगा होगा। ये जो पूरा का पूरा बड़ा क्यूब है ये छोटे छोटे 8 क्यूब से मिलकर बना है। ठीक है, एक 4 क्यूब नीचे है, 4 क्यूब उनके ऊपर रखे हैं। 3D में इमेजिन करना है इसको थोड़ा सा। अगर सेंटर पे एक स्फीयर रखा है कोई, तो वो भी तो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका होगा। मैं पूछूं कि एक छोटे क्यूब के अंदर उस स्फीयर का कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो क्योंकि वो स्फीयर इक्वली 8 पार्ट में डिवाइड हो चुका, तो एक क्यूब के पास कितना कंट्रीब्यूशन जाएगा, ऑब्वियसली 1/8। तो अब इस आगे वाले क्यूब को नोटिस करना, कोई सा भी एक क्यूब ले लो छोटा सा, ये वाले क्यूब को देखना ध्यान से। ये वाला जो पूरा क्यूब है हमारा, ये क्यूब, ठीक है। आगे वाले क्यूब को देखना, ये जो मैंने ब्लैक से डार्क किया थोड़ा सा, इसके कॉर्नर पे रखा है स्फीयर। अगर बड़े क्यूब के हिसाब से देखें तो सेंटर पे रखा है स्फीयर, बट इस छोटे क्यूब के तो कॉर्नर पे रखा है। तो इस छोटे क्यूब में इस कॉर्नर वाले चार्ज का कितना कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ 1/8। वही तो लिखा हम लोगों ने। अगर चार्ज को रख दें क्यूब के कॉर्नर पे तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, सिर्फ 1/8 टोटल फ्लक्स का। टोटल फ्लक्स कितना था, Q/ε0। ये बात चमकी। अब इस क्यूब के एक फेस की बात करें, इस छोटे क्यूब से टोटल फ्लक्स अगर चाहिए हमें, वो आ चुका 1/8 Q/ε0। इसी क्यूब के सिर्फ एक फेस से बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर 6 फेस होते हैं क्यूब के अंदर। 6 फेस में से सिर्फ 3 फेस ऐसे होंगे जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान से समझो सुकून से बात को। जब चार्ज हमारा सेंटर पे था तो पूरे के पूरे 6 फेस से फ्लक्स था Q/ε0। हमें अगर एक फेस से चाहिए तो हमने 6 से कर दिया डिवाइड। यहां पर पूरे क्यूब से निकाल चुके, जब चार्ज हमारा कॉर्नर पे है, फ्लक्स निकाल चुके पूरे क्यूब का Q/8ε0। तो ये 6 फेस का आ गया। अगर एक फेस से चाहिए तो इसकी 6 से डिवाइड करनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 6 के 6 फेस इस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इसको देखना, पहले फ्लक्स का मतलब देखो। किसी भी सरफेस से कितना लाइन पार हुई, कितना इलेक्ट्रिक लाइन पार हो गई, इसको बोलते हैं फ्लक्स। यहां पर एक सर्किल रखा है, उसमें से लाइन पार कितना हुई, जो सरफेस पे चली उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ये एक सरफेस हो गई, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, कोई सरफेस हो गई स्क्वायर। मैं चाहता हूं इससे फ्लक्स फाइंड करना, तो एक तरीका तो यह है कि लाइन इसके अंदर घुस जाए तो उसको फ्लक्स में कंसीडर करेंगे। एक तरीका ही है कि लाइन सरफेस के ऊपर ऊपर चले तो उसको फ्लक्स में कंसीडर नहीं करेंगे। बात चमकी ये वाली। अब देखो, मान लिया चार्ज रखा है यहाँ पे कॉर्नर पे, तो जब चार्ज कॉर्नर पे रखा है
तो ऊपर वाले फेस से लाइन तो ऐसे चलेंगी ना ऊपर ऊपर को, यहाँ पे प्लस चार्ज रखा है, प्लस की वजह से लाइन बाहर निकलेंगी, ऐसे निकल रही होगी, ऐसे ऊपर नीचे इधर हर डायरेक्शन में निकल रही होगी। इस फेस पर चेक करो, तो जब चार्ज यहाँ रखा है कॉर्नर पे तो वो लाइंस निकालेगा इसके ऊपर ऊपर, ऐसे जाएंगी लाइंस, ठीक है। इस वाले फेस पर चेक करो, यहाँ पे चार्ज रखा है तो लाइंस कैसे जाएंगी, इस चार्ज से निकलते हुए ऐसे जाएंगे। इस वाले फेस पर चेक करो, यहाँ कॉर्नर पे चार्ज रखा है तो लाइंस कैसे जाएंगे, इसके ऊपर ऐसे निकलते हुए जाएंगे। तो कॉर्नर से अटैच ये जो 3 फेस हैं ये फ्लक्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, ठीक है। क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं, जिसमें से 3 फेस ऐसे हैं जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यानी कि ये जो फ्लक्स आया वो आया सिर्फ 3 फेस का। 3 फेस का फ्लक्स ये है, हमें एक फेस का फ्लक्स चाहिए तो इसकी डिवाइड करा देंगे 3 से, 3 into 8 कितना हो जाएगा 24। तो ये फ्लक्स आ चुका हमारा क्यूब के एक फेस से, जब चार्ज है क्यूब के कॉर्नर पर। चारों बातें क्लियर हैं? एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, चारों में से कोई सा भी केस पूछा जाएगा तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर ओवर हो चुका तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।